नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक काल के अंतर्गत भारतीय युग से संबंधित विगत परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे। इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आधुनिक काल भाग 9 और आधुनिक काल में भारतीय युग। अब भारतीय युग से संबंधित जो पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये प्रश्न संख्या 1 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। कहने का आशय है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस युग के जो लेखक थे उनकी दृष्टि व्याकरण पर अच्छी तरह नहीं जमी थी। विकल्प बता रहे हैं कि द्विवेदी युग के थे, या फिर विकल्प बी भारतीय युग, विकल्प सी छायावाद, या विकल्प डी प्रगतिवाद युग के। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर प्रश्न संख्या 1 की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में, विकल्प ये जो भारतीय युग के लेखक थे इनकी दृष्टि व्याकरण पर अच्छी तरह से नहीं थी। भारतीय युग का समय अगर पूछा जाए तो बिल्कुल आप कह सकते हैं 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय था वो भारतीय युग के अंतर्गत आता है। कभी कभी एक प्रश्न बन जाता है कि भारतीय युग के रचनाकार लेखक कवि कौन है, तो इसके बारे में भी आपको मोटी मोटी एक क्लू होनी चाहिए और उस क्लू की सहायता से आप इन्हें अच्छी तरह से दिमाग में रख सकते हैं। क्लू है कि भा बद प्रताप जग अम्बराध नवनीत, है ना, अम्बराध नवनीत। भा फार भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद फार बद्रीनारायण चौधरी, प्रताप फार प्रताप नारायण मिश्र, जग फार जगमोहन दास, अम्ब फार अंबिका दत्त व्यास और राधा फार राधा चरण दास और नवनीत फार नवनीत चतुर्वेदी। तो भाबद प्रताप जग अम्बराध नवनीत ये भारतीय युग के सभी रचनाकार हैं। टाइम आपने देख लिया, 1850 से 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो भारतीय युग के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, बिल्कुल। तो प्रश्न संख्या 1 का आपने उत्तर सही देख लिया कि भारतीय युग इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 2 है कि भारतीय युग का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में जो रचनाओं का संग्रह किया था उसका क्या शीर्षक है, क्या नाम है। विकल्प भी बता रहे हैं कि फूलों का गुच्छा है, विकल्प भी बता रहे हैं प्रेम तरंग है, विकल्प सी प्रेम सरोवर, या फिर विकल्प डी प्रेम माधुरी। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि खड़ी बोली में जो उनका संग्रह था वो फूलों का गुच्छा है। अब फूलों को खड़ा करके रखा जाता है, बस दिमाग में रख लीजिएगा, फूलों का गुच्छा खड़ा करके खड़ा फार खली बोरी में लिखी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो कविताओं का संग्रह है वो फूलों का गुच्छा है। और फूलों का गुच्छा जो संग्रह होता भी है इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न संख्या 2 का आपने सही समझा, विकल्प ये फूलों का गुच्छा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 है कि कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है ना। कि विकल्प ये कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र, तो बिल्कुल भारतेंदु मंडल के हैं। विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट भी हैं। विकल्प सी प्रेम घन भी हैं, यानी कि प्रेम घन का मतलब है बद्रीनारायण चौधरी प्रेम घन। लेकिन विकल्प डी की बात करें तो श्रीधर पाठक जो है बिल्कुल सही उत्तर है कि ये भारतेंदु मंडल के लेखक नहीं है, बल्कि आप कह सकते हैं कि ये स्वच्छंदतावादी कवि हैं। पाठक स्वच्छंद होता है, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा, स्वच्छंद फार स्वच्छंदतावादी। ठीक है ना, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 3 का विकल्प डी श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली। विकल्प ए बता रहे हैं कि 1880 में ढली, विकल्प बी 1857 में ढली, विकल्प सी 1873 में, या फिर विकल्प डी है 1860 ईस्वी में। देखिए मित्रों, बात करें हिंदी नई चाल में ढली तो विकल्प सी 1873 ईस्वी में भारतेंदु जी की एक पुस्तक थी जिसका नाम था कालचक्र। तो इसी कालचक्र में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। कब? बोले सर 1873 में। देखिए, जब कोई चीज़ 73 पहुंच जाएगा, 73 माने 77 आप कह सकते हैं, तो वो नई चाल में ढलेगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का विकल्प सी 1873 में हिंदी नई चाल में ढली है, इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो एक तरफ आप देख रहे हैं सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आपने देखा रचना और सूची 2 में आपने देखा कि जो रचनाकार हैं, तो 1 की रचना को 2 के रचनाकारों से मिलाना है। विकल्प ए में है प्रेम पथिक। प्रेम पथिक कौन होगा? प्रसाद। दिमाग पर रखिएगा, प्रसाद का प्रेम पथिक। प्रेम पथिक जो है पर से प्रसाद, पर से प्रेम पथिक, और 1914 में इन्होंने लिखा था।
गीत का भैया, गीत का तो निराली होती है, कोई व्यक्ति बढ़िया गीत का गा दे तो निराला लगता है। निराला फार निराला जी की है। सांध गीत, सांध गीत में सांध गीत तो दीदी देवी के लिए, देखे होंगे देवी के लिए संध्या में गीत गाई जाती है, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि सांध गीत फार, सांध गीत फार, है ना, संध्या में गीत गाई जाती है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और गीतका की बात करते हैं तो गीतका 1936 में लिखा गया, सांध गीत भी 1936 में लिखा गया है। और अगली रचना है गुंजन। गुंजन बोले पंत का, और गुंजन कौन करता है, बोले नंदन, नंदन गुंजन, नंदन गुंजन, जैसे नंदन वैसे गुंजन, है ना। और 1932 में लिखा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक लेखक बच जाते हैं मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त की यहाँ पर कोई उस प्रकार की रचना नहीं है, तो किसी भी रचना को आप ले सकते हैं, जैसे इनकी पंचवटी है ना, इनका साकेत है, यशोधरा है, जयद्रथबद्ध है, तो कोई भी रचना आप ले सकते हैं। रंग में भंग है, तो फिलहाल अगर इसके हिसाब से देखा जाए कि 1 का 5वां यानी कि प्रेम पथिक का 5वां, है ना, और 2 का अगर देखा जाए ए, तो बिल्कुल 1 का 5 और 2 का 1 अगर किसी विकल्प में मिल जाता है उसी को आप सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखें किसी विकल्प में भी 1 का 5 और 2 का ए नहीं मिल रहा है, लेकिन 2 का ए यहाँ मिल रहा है, फिर ये सब मिल रहे हैं। केवल विकल्प ए में अगर 1 का 5 कर दिया जाए तो प्रश्न संख्या 5 का विकल्प ए इज राइट आंसर। देखिए मित्रों, जो किताबें मार्केट में हैं, किताबों में ढेर सारी मिस्टेक आपको देखने को मिलेगी, और कहीं कहीं तो बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। तो किताबों को भी आंख मूंद करके आप अनुसरण नहीं करिएगा, थोड़ा सा 2-3 किताबों से टैली कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपना काम करिएगा, ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 5 का अगर इसका 5 करेंगे तो विकल्प ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है कि आचार्य शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं। अभी आपने देखा था, विकल्प ए कह रहे मैथिली शरण गुप्त हैं, विकल्प बी राधा कृष्णदास है, विकल्प सी श्रीधर, और विकल्प डी है बिल्कुल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो देखिए, अभी हमने कहा था कि जो पाठक होता है ना, वो स्वच्छंद होता है, तो बिल्कुल पाठक फार श्रीधर पाठक इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो कौन हो गए भैया स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक, विकल्प सी श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। पाठक स्वतंत्र होता है, स्वच्छंद होता है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 7 है कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है। अभी आपने इसके पूर्व में देखा है ना, महावीर का है, विकल्प बी श्याम सुंदर दास जी का, विकल्प सी राधा कृष्ण का, विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। तो बिल्कुल सही आपने समझा कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 ईस्वी में भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने कहाँ पर, कालचक्र जो कि इनकी पुस्तक है उसमें इन्होंने कहा था कि हिंदी नई चाल में ढली। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 7 का विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, ठीक है ना। देखिए मित्रों, हम इसके उत्तर को छुपा रहे हैं क्योंकि आप ही में से तमाम भाई बहनों ने कहा था कि सर उत्तर को जो है आप छुपा के रखिएगा, तो इसलिए मैं उत्तर को छुपा के रख रहा हूँ। आप लोग भी थोड़ा सा अपने दिमाग के कुछ अभ्यास करें, कुछ कसरत करें, कुछ दिमाग चलाइए कि कौन सा विकल्प हो सकता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 8 है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। विकल्प ये कह रहे हैं कि मात्र पद में उत्कृष्ट रचनाएं हुई हैं, नहीं ये तो कोई बात नहीं है। विकल्प बता रहे हैं कि गद्य को साहित्य से अधिक सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, हाँ ये तो बिल्कुल मिल रहा है। नवगीतों को संगीत के तत्वों से पिरोना, और विकल्प डी भावुकतापूर्ण कथनों को प्राश्रय प्रदान करना। बिल्कुल अगर सही देखा जाए कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता, तो विकल्प बी है ना, कि गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। आधुनिक काल के पूर्व आपने देखा था काव्य चल रहा था, गद्य का कोई उत्कर्ष उद्भव नहीं था, ठीक है ना, था भी बहुत हल्का फुल्का था। तो बिल्कुल जब आधुनिक काल आया है तो आधुनिक काल में ही गद्य काल का विकास हुआ है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 8 का विकल्प बी गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र द्वारा संपादित पत्रिका का सही नाम है ना। विकल्प ये बता रहे हैं कि बाला बोधनी, विकल्प बी बाल प्रबोधनी, विकल्प सी बाल प्रबोध, विकल्प डी है बाल विनोद। देखिए मित्रों, कभी कभी पूछ लेता है कौन एक भारतेंद्र हरिश्चंद्र की पत्रिका है या कौन एक नहीं है, और नाम में थोड़ा सा मिस्टेकिंग कर देता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आप सही से पढ़े होंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को, तो रूप से आप जान रहे होंगे कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की 3 पत्रिकाएं थीं, जिनकी ट्रिक हमने आपको बताया था कहबा, है ना, कहबा। का की बात करते हैं तो का से हो गया कवि बचन सुधा। अभी कवि की बचन सुधा होगी, कब इन्होंने लिखा, तो बिल्कुल आप सही कह सकते हैं कि 1868 में, ठीक है ना। किसी किसी किताब में इसको 1968 दिया है, तो ध्यान रखिएगा मित्रों, 1968 तो काल इनका समय ही नहीं था, है ना। 1850 से 1900 तक का समय था,
तो 1868 में ध्यान में रखिएगा। और जो मैं किताब जिसपे हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं इसमें खुद 1968 दिया है, ठीक है ना। तो कहबा की बात करते हैं, कब बच्चन सुधा कब है? 1868 में। दूसरा हा से है हरिश्चंद्र मैगजीन, इसी का पहले नाम चंद्रिका था, तो 1873 में, ध्यान में रखिएगा 68-73। और अगली पत्रिका है बाला बोधनी पत्रिका है, जो कि 1884 में है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो बाला बोधनी, इसमें कह रहे हैं कि संपादित पत्रिका का सही नाम है, तो विकल्प ये बाला बोधनी इज राइट आंसर। और भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की पत्रिकाएं हैं कहबा, कवि बच्चन सुधा 1868 में, हा फॉर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और बा फॉर बाला बोधनी 1884 में, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 9 का विकल्प ए बाला बोधनी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 है कि किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? देखिए यहाँ पे है बिल्कुल, और इसके पूर्व जब आप देखेंगे, देखिए 1900 दिया हुआ है सब में, ठीक है ना। तो अब मेरे कहने का मतलब यही है कि किताबों में थोड़ी बहुत मिस्टेकिंग है, उसे ध्यान में रखिएगा, और किसी किसी किताब में बहुत बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक है, ठीक है ना। तो बिल्कुल अगर आप उसको पढ़कर जाएंगे तो निश्चित रूप से प्रश्न गलत हो सकता है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 10 है, किसने 1873 ईस्वी में हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना की? तो अभी आपने देखा कहबा, कहबा, हा फॉर हरिश्चंद्र मैगजीन, तो विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र राइट आंसर। अन्य विकल्प को पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 3 का, प्रश्न संख्या 10 का विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 है कि हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक के काल को किस नाम से अभिहित करते हैं, यानी किस नाम से संबोधित करते हैं या किस नाम से जानते हैं? कौन? बोले 1850 से 1900 ईस्वी तक के समय को। विकल्प पे कह रहे हैं द्विवेदी युग। ना भाई, द्विवेदी युग तो बिल्कुल 1900 से लेकर के 1918 तक का समय था, जो वो द्विवेदी युग है। भारतेंद्र युग की बात करें तो बिल्कुल सही है, 1850 ईस्वी से लेकर के 1900 ईस्वी तक का जो समय है वो बिल्कुल भारतेंद्र युग है। और बिल्कुल इसके बाद 1918 से 1936 ईस्वी छायावाद युग है ना। व्यक्ति छाया भी रहता है, हमने जब छायावाद की क्लास ली थी तो आपको विस्तृत रूप से वहाँ पर बताया था कि व्यक्ति कब छाया रहता है। बोले सर किसी भी फील्ड में, है ना, 18 वर्ष से 36 वर्ष तक व्यक्ति छाया रहता है ना। कुछ करने का जुनून होता है, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हों, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हों, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हों, 18 से जो 36 साल का उम्र होता है वो बहुत गोल्डन टाइम होता है और व्यक्ति उसमें छाया रहता है। तो छायावाद युग को हमने ऐसे बताया था। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 11 का 1850 से 1900 का जो समय है, विकल्प बी भारतेंद्र युग इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 12 है कि भीतर भीतर सब रस चूसे, है ना, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तनमन धन मुँह से, पंक्ति किस कवि की है ना। हंस हंस के सब धन सब रस चूसे, हंस हंस के तनमन धन मुँह से, ये पंक्ति किसकी है? विकल्प कह रहे हैं प्रताप नारायण मिश्र की पंक्ति है, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट की है, विकल्प सी ठाकुर की, या विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र की है। तो देखिए बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। अब भीतर भीतर से सब रस चूस लिया गया है, किसका? बोले सर भारत का। किसने चूसा है? अरे भैया अंग्रेजों ने चूसा है। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा, भीतर भीतर सब रस चूस लिया गया है, किसका? बोले सर भारत का। भारत फॉर भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की ये पंक्ति है। प्रश्न संख्या 12 का विकल्प डी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 है कि भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, है ना, जिस प्रकार से हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी परिष्कार किया, है ना। आप कह सकते हैं जिस प्रकार से गद्य आप कहते हैं जिस प्रकार से हिंदी की गद्य भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार से काव्य की ब्रज भाषा का परिष्कार किया। ये पंक्ति के लेखक, ये पंक्ति किसने कही है? विकल्प कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, विकल्प बी राम कुमार वर्मा जी ने कहा, विकल्प सी शिवदान सिंह चौहान, या विकल्प डी है रामविलास शर्मा ने। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। भारतेंद्र ने जिस प्रकार हिंदी भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार से काव्य की ब्रजभाषा का परिष्कार भी किया। बिल्कुल विकल्प ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, ठीक है ना। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भारतेंद्र जी ने जिस प्रकार से हिंदी गद्य भाषा का परिष्कार किया है, उसी प्रकार से काव्य की ब्रजभाषा का भी परिष्कार जो है बिल्कुल भारतेंद्र जी ने किया है। प्रश्न संख्या 14 है कि ऊधो शतक में छंद हैं, कितने छंद हैं ऊधो शतक की बात की जाए? विकल्प ये कह रहे हैं कि 116 है, विकल्प भी 120 है,
विकल्प सी 130 और विकल्प डी 135। तो बिल्कुल सही उत्तर होगा विकल्प ए। उद्धव शतक में 116 छंद हैं, 116, ठीक है ना, 116 छंद, 16 छंद, 16 16 छंद। उद्धव 16, उद्धव 16, 16 बन जाते हैं, है ना। उद्धव शतक, शतक लगाने के बाद 16 बन जाते हैं, 16 शतक, 116 116, ठीक है ना। और देखते भी होंगे कोई व्यक्ति जो शतक लगाता है, शतक के बाद तेजी के साथ खेलने लगता है, 16 बन जाता है, 16। बस दिमाग में रखिएगा कि उद्धव शतक 16, 16 116, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 15 है कि गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रेवलर का अनुवाद किसने किया है ना। गोल्ड स्मिथ की जो कृति है जिसका नाम है ट्रेवलर, और इसी ट्रेवलर का अनुवाद हुआ था श्रांत पथिक के नाम से, ठीक है ना। तो बिल्कुल किसने किया, विकल्प ये बता रहे हैं कि रामतीर्थ उपाध्याय ने, विकल्प बी रामनिवास त्रिपाठी, विकल्प सी श्रीधर पाठक और विकल्प डी है ठाकुर गोपाल शरण सिंह, है ना। देखिए गोल्ड स्मिथ का अनुवाद किसने किया, ध्यान में रखिएगा। किस नाम से किया गया था, ट्रेवलर का श्रांत पथिक के नाम से किया था। किसने किया था, बोले सर पाठक ने किया था। अब देखिए जो पाठक होगा ना वही अनुवाद करेगा, तो बस दिमाग में रखिएगा जो पाठक होगा वही अनुवाद करेगा। पाठक फॉर श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के ट्रेवलर का अनुवाद किया था श्रांत पथिक के नाम से। इनकी एक रचना थी हर्मिट का इन्होंने एकांत योगी नाम से किया था। एक रचना थी डेजर्ट विलेज, जिसका इन्होंने उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद किया था। तो ये सब ध्यान में रखिएगा। और यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 15 का विकल्प सी श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि त्रिशूल उपनाम किसका है ना। किसका नाम त्रिशूल है, विकल्प कह रहे हैं सुमित्रानंद पंत का, विकल्प बी रामधारी सिंह दिनकर का, विकल्प सी रामनिवास त्रिपाठी का, या विकल्प डी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही का। तो देखिए मित्रों बात करते हैं त्रिशूल की, तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प डी ज्ञा प्रसाद शुक्ल जी का एक नाम त्रिशूल था। और त्रिशूल नाम उपनाम से ये राष्ट्रवादी यानी कि राष्ट्रीय कविता करते थे, इसे ध्यान में रखिएगा। तो त्रिशूल से राष्ट्रीय कविता, और स्नेही उपनाम से श्रृंगारिक कविता करते थे। स्नेही श्रृंगारिक, देखिए स्नेह माने प्रेम होता है, श्रृंगार होता है, बस दिमाग में बैठा लीजिएगा। जब स्नेही व्यक्ति होगा श्रृंगारिक कविता करेगा, और त्रिशूल व्यक्ति जो होगा वो राष्ट्रवादी कविता करेगा। और ये ज्ञा प्रसाद शुक्ल जी के उपनाम हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा। तो प्रश्न संख्या 16 का विकल्प डी ज्ञा प्रसाद शुक्ल स्नेही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि ब्रज कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं, यानी कि किसको ब्रज कोकिल कहा जाता है, विकल्प ए हरिऔध को, विकल्प बी सत्यनारायण कविरत्न को, विकल्प सी श्रीधर पाठक, विकल्प डी रत्नाकर को। तो देखिए अभी आपने देखा था कि मैथिल कोकिल विद्यापति को कहा जाता है, तो भैया ब्रज कोकिल किसको कहा जाएगा। अब भैया जो सत्य सत्य बोलेगा, नारायण नारायण बोलेगा, वही ब्रज का कोकिल है। तो बस दिमाग में रखिएगा जो ब्रज की कोकिल होती है ना, वो सत्य सत्यनारायण 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 बोलती है। फार सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता है, या आप कह सकते हैं ब्रज कोकिल इनका उपनाम है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प बी सत्यनारायण कविरत्न इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि भारतद्वीप के नाटककार हैं, इनमें कौन भारतद्वीप के नाटककार हैं। विकल्प ये देखिए, कह रहे हैं कि श्रीनिवास दास हैं, विकल्प बी कह रहे हैं प्रसाद जी हैं, विकल्प सी हरकृष्ण प्रेमी है, और विकल्प डी है वृंदावन लाल वर्मा। तो भारतद्वीप के नाटककार की अगर बात करेंगे तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विकल्प ए श्रीनिवास दास इज राइट आंसर, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 18 का विकल्प ए श्रीनिवास दास इज राइट आंसर। श्रीनिवास करते हैं कहाँ, बोले भारत में, है ना। कैसा बोले नाटक करने का निवास करते हैं, दिमाग में बैठाइएगा और आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठा रहेगा, ठीक ना ही, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाह जी आद शेर सेना, है ना, आद शेर सेना, आद माने आधा शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, रास बंजना पूरन भया, आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध है ना। तो एक बार फिर चाहे तो पंक्ति देख लीजिए कि इतना सुन के पातशाह जी श्री अकबर शाह जी आध शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके 1.5 शेर सोना हो गया, तो रास बंचना पूरन भया, है ना, आम खास बरखास हुआ, इन पंक्तियों का संबंध किससे है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि 84 वैष्णव की वार्ता, 84 और 252 वैष्णव की वार्ता के लेखक हैं गोकुलनाथ।
हमने बताया कुल कितने, बोले सर कुल 84। कुल कितने, बोले सर 252 वैष्णव वार्ता है। तो कुल फार गोकुलनाथ। चंद छंद वर्णन की महिमा, है ना, बिल्कुल कवि गंग की है, और कवि गंग अकबर के दरबारी कवि थे, ध्यान में रखिएगा। 252 और 84 वैष्णव की वार्ता हमने बताया ही, गोकुलनाथ का आईने अकबरी की वचन क्या, है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी चंद छंद वर्णन की महिमा इज राइट आंसर। ये जो आप कथन देख रहे हैं, पंक्तियों का संबंध है, वो विकल्प बी चंद छंद वर्णन की महिमा इज राइट आंसर। इसके कवि कौन है? कवि गंग है, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे, जिन्हें बाद में नूरजहां ने हाथी से कुचला दिया था। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प बी चंद छंद वर्णन की महिमा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 है कि हिंदी नई चाल में ढली भारतेंदु की यह पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है। देखिए फिर ही बात आ गई। एक बार पूछा कि हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। दोबारा पूछा कब कहा, 1873 में कहा। तिबारा पूछ ले रहा है कि किस पुस्तक में कहा, तो बिल्कुल कालचक्र, विकल्प सी इज राइट आंसर। और हमने आपको पहले ही सब बता दिया था कि हिंदी नई चाल में ढली 1873 में ढली, कहाँ, भारतेंदु जी की पुस्तक कालचक्र में ढली थी। इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो देखिए प्रश्न, एक ही प्रश्न को 3 प्रकार से पूछा गया है। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपने सही समझा। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी कालचक्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 21 है कि भारतेंदु जी ने किस पत्रिका का संपादन किया है। इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु जी ने किया है। विकल्प ए माधुरी, तो माधुरी का तो नहीं किया है ना। माधुरी का बिल्कुल प्रेमचंद वगैरह जी ने किया है। मर्यादा, मर्यादा का भी नहीं किया है। विकल्प सी कवि वचन सुधा, है ना। बात करते हैं कवि वचन सुधा की, तो आपके दिमाग में बैठना चाहिए। अभी आपने पढ़ा था कि कोहबा, कोहबा का फार कवि वचन सुधा 1868, हा फार, है ना, हरिचंद मैगजीन 1873, बा फार बाला बोधनी 1884। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि प्रश्न संख्या 21 का विकल्प सी कवि वचन सुधा इज राइट आंसर। इसे ध्यान में रखिएगा, है ना। इस पत्रिका का संपादन किया है। बात करते हैं मर्यादा, आप पत्रिका देख रहे हैं, तो मर्यादा में कृष्णकांत मालवीय, एक से ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। माधुरी करते हैं, हमने बताया था कि माधुरी कौन होता है, बोले दुलार, जिसको दुलार देंगे दुलारी लाल भार्गव। ठीक है ना। और सरस्वती जी पत्रिका की बात करते हैं, तो भैया चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सबसे पहले इसका संपादन किया था। ठीक है ना। तो बिल्कुल सबको आप देखते हुए चलिएगा, है ना, कि माधुरी मालवीय, माधुरी दुलारी, है ना, दुलारे, मर्यादा में मालवीय, कवि वचन सुधा हरिश्चंद्र की, सरस्वती में बिल्कुल आपने देखा, है ना। तो बिल्कुल चिंतामणि घोष, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। तो प्रश्न संख्या बिल्कुल भारतेंदु का 21 का विकल्प सी कवि वचन सुधा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है ना। समस्या पूर्ति की बात करते हैं, विकल्प ए भारतेंदु युग, विकल्प बी द्विवेदी, विकल्प सी छायावाद, विकल्प डी प्रगतवाद युग। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि प्रश्न संख्या 22 का समस्या पूर्ति किस युग की, तो भारत की है। भारत में देखे होंगे एक समस्या है ना। समस्या फार दिमाग में रख लीजिएगा कि समस्या की बात करते हैं, तो विकल्प ए भारतेंदु युग की, है ना। और इसका ट्रिक है कि समस्या कहाँ है, बोले सर भारत में बहुत समस्या है, भारत फार भारतेंदु को बैठा लीजिएगा, आसानी से बैठ जाएगा। और इसी समस्या पूर्ति के लिए जो है इन्होंने 3 प्रकार के समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना। एक आपने देखा होगा कवि समाज काशी में था। रसिक समाज की बात हम लोग करते हैं, तो रसिक समाज कानपुर में था, इसे ध्यान में रखिएगा। और तीसरा था एक आप देखेंगे सबसे पहले काशी में स्थापित कविता वर्धनी था। काशी में जो इनका समाज था वो कविता वर्धनी काशी में, कविता वर्धनी काशी में था। दूसरा आप देखेंगे जो रसिक समाज था एक कानपुर में था, इसे ध्यान में रखिएगा। और कवि समाज 2 था, वो निजामाबाद आजमगढ़ में था। तो ध्यान में रखिएगा, कविता वर्धनी समाज, है ना, कविता वर्धनी काशी में, रसिक कानपुर में थे, और कवि समाज आजमगढ़ में। 3 प्रकार के समस्या पूर्ति के लिए इन्होंने समाज की स्थापना की थी, जहाँ नियमित रूप से समस्या की पूर्तियाँ कराई जाती थी। ठीक है ना। बिल्कुल प्रश्न संख्या 22 का विकल्प भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। और यहाँ से कभी कभी एक प्रश्न ये बन जाता है कि कविता वर्धनी सभा कहाँ पर है, तो काशी में है। रसिक समाज कानपुर में है। रसिक कौन है, बोले कानपुर वाले बड़े रसिक हैं। एक कानपुरिया वीडियो भी आती थी, ध्यान में देखिएगा, तो इसे जोड़ लीजिएगा। और कवि
तो भैया कभी तो आजमगढ़ वाले हैं, है ना, निजामाबाद आजमगढ़। ठीक है, चलिए तो फिलहाल प्रश्न संख्या 22 का विकल्प ए भारतेंदु इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 23 है कि भारतेंदु ने अधिकतर किस भाषा में काव्य की रचना की है ना। विकल्प बता रहे हैं कि संस्कृत भाषा में, विकल्प बी ब्रजभाषा, विकल्प सी हिंदी भाषा, विकल्प डी पाली भाषा। तो बिल्कुल समझ रहे हैं कि भारतेंदु जी ने अधिकतर जो है काव्य की भाषा अगर बात की जाए तो विकल्प बी ब्रजभाषा इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 23 का विकल्प बी ब्रजभाषा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है ना। यानी कि इनमें एक लेखक ऐसे हैं जो कि भारतेंदु मंडल के अंतर्गत नहीं आते हैं। विकल्प ए प्रताप नारायण तो हैं, बद्रीनाथ चौधरी की बात करें ये भी हैं, बालकृष्ण भट्ट जी की बात करें तो ये भी हैं, लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं राजा लक्ष्मण सिंह, तो राजा लक्ष्मण सिंह बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, भारतेंदु मंडल के कवि नहीं हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। बल्कि ये भारतेंदु मंडल के पहले के कवि हैं, है ना, बिफोर भारतेंदु मंडल, तो भारतेंदु मंडल के पूर्व के कवि हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प डी राजा लक्ष्मण सिंह इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम आपको बताना है। तो ये तो रटा हुआ प्रश्न सबका है ना, बिल्कुल विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। प्रदीप भट्ट बालकृष्ण भट्ट, प्रदीप बालकृष्ण भट्ट, है ना, इसे दिमाग में रखिएगा। इसलिए हमने इसके विकल्प को नहीं देखा और आपको भी नहीं देखना है, सीधा इसके उत्तर पर जाना है। हिंदी प्रदीप यशस्वी संपादक बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर। ठीक है, हिंदी प्रदीप देखिए भट्ट से पहुंचिए, कहाँ पर हिंदी प्रदीप देखिए भट्ट से बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 26 है कि नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस कवि को कहा जाता है। अब हिंदी नव जागरण का अग्रदूत किसे कहेंगे। विकल्प ये बता रहे हैं कि शिव प्रसाद सितारे हिंद, विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी और विकल्प डी है बाबू मैथिली चरण गुप्त। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, नव जागरण जिसे आप कहते हैं रेनेसा, जिसे आप कहते हैं पुनर्जागरण, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 26 का अगर देखा जाए तो विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है ना, तो नव जागरण का अग्रदूत कौन है, बोले भैया भारत है ना। जितने भी नव जागरण होंगे नव जागरण का अग्रदूत भारत है, भारत पर भारतेंदु हरिश्चंद्र को दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है ना, तो प्रश्न संख्या 26 का विकल्प बी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 27 कि भारतेंदु का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था, है ना। यानी कि इनमें से एक कवि ऐसे हैं जो कि भारतेंदु से संबंधित हैं और वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। ठीक है ना, तो विकल्प ये बता रहे हैं बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प सी प्रेमघन और विकल्प डी है प्रताप नारायण मिश्र। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि भारतेंदु जी स्वयं क्या थे, पुष्टि मार्ग में दीक्षित थे। तो प्रश्न संख्या 27 का विकल्प बी भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 28 बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है। तो विकल्प ए बता रहे भारतेंदु हरिश्चंद्र का, विकल्प बी प्रेमघन का, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट का या फिर विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बकरी बिलाप की बात करते हैं तो बकरी बिलाप एक है ना, आप कह सकते हैं कि हास्य व्यंग्य नाटक है और वो विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर, है ना। अबला बिलाप की बात करते हैं तो अबला बिलाप महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और दशरथ बिलाप की बात करते हैं तो दशरथ बिलाप अंबिका दत्त व्यास का है और दशरथ बिलाप के नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने भी लिखा है। ठीक है ना, तो बिल्कुल सही है प्रश्न संख्या 28 का विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 29 है कि किस लेखक ने पशुपक्षियों पर केंद्रित रचना की है। तो बिल्कुल विकल्प ए महादेव वर्मा, विकल्प बी सुभद्रा कुमारी चौहान, विकल्प सी होमवती देवी और विकल्प डी है सत्यवती मलिक। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। अगर बात करते हैं लेखिका की तो विकल्प ये महादेव वर्मा इज राइट आंसर और महादेव वर्मा की एक रचना है मेरा परिवार, जिसे इन्होंने 1972 में लिखा था। तो हर व्यक्ति का परिवार बेहतर होता है ना, हर व्यक्ति कहता है मेरा परिवार बेहतर है, बेहतर माने अच्छा है, सबका परिवार अच्छा होता है। तो दिमाग में रखिएगा बेहतर फार 1972 में। अब भैया मेरा परिवार बेहतर है ना, क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ महादेवी हैं। तो महादेव वर्मा का मेरा परिवार बेहतर है और इसलिए बेहतर है कि इसमें ढेर सारे पशु पक्षियाँ हैं, है ना, तो ऐसा परिवार तो बेहतर ही होगा। ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे
तो ये रेखा चित्र विधा की रचना है जिसमें पालतू पशु पक्षियों का विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बना हुआ है और बनने की संभावना है। तो महादेवी वर्मा के जो पालतू पशु पक्षी हैं उनका कुछ ना कुछ नाम था, जैसे नीलकंठ मोर था। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि नीलकंठ महादेवी वर्मा के कौन सा पात्र है या किसका नाम था, तो मोर का नाम नीलकंठ था। गिल्लू कौन थी भैया, गिल्लू तो गिलहरी थी। तो देखिए कंठ नीला मोर का होता है तो नीलकंठ नीलकंठ मोर, वैसे भी नीलकंठ होता है ना। गिल्लू गिलहरी, गा से गिल्लू गा से गिलहरी, है ना। गिल्लू गिलहरी नीलकंठ मोर, गिल्लू गिलहरी। सोना हिरनी, सोना नानी, नानी सोना ना है यहाँ पे नी है तो हिरनी। दुर्मुख खरगोश, देखिए खरगोश, खा यहाँ पे है खा यहाँ पे भी है तो दुर्मुख खरगोश, खा दुर्मुख खरगोश, है ना। गौरा, गा से गौरा गा से गाय, है ना। नीलू देखिए कुत्ता था। निक्को नेवला था। रोजी कुतिया है तो ध्यान में रखिएगा। रानी घोड़ी है, तो देखो घोड़ी किसको पसंद है, बोले सर रानी को पसंद है तो रानी घोड़ी हो गई। आदि का वर्णन मिलता है। तो कहने का आशा है कि जो आप देख रहे हैं कि दुर्मुख खरगोश है, सोना हिरनी है, गाय गौरा है, नीलू कुत्ता है, निक्को नेवला है ना, और रोजी कुतिया रानी घोड़ी है। तो ये नीलकंठ मोर और गिल्लू गिलहरी कभी कभी इनके जो पशु पक्षी हैं इनके नाम को परीक्षा में पूछ लेता है, तो इसलिए इसे ध्यान में रखिएगा। मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है किसी न किसी परीक्षा में ये प्रश्न जरूर आपके सामने दिखेगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 29 का विकल्प ए महादेवी वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है कि रचना काल के अनुसार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम लगाना है ना। यानी कि सबसे पहले कौन सी रचना भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी ने लिखी है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 30 पे अगर आप ध्यान डालेंगे तो निश्चित रूप से सबसे पहले आप देखेंगे कि भक्त सर्वस्व इनका है, ठीक है ना। उसके बाद प्रेम तरंग है, फिर सतसई श्रृंगार है, इसके बाद मधु मुकिल है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 30 का विकल्प सी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है कि रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाएं है ना, इनको सही अनुक्रम में करना है। तो देखिए मित्रों, इसको अगर देखा जाए तो बिल्कुल आप सबसे पहले एकांत योगी को लेकर लेंगे, उसके बाद उजड़ ग्राम है, फिर शांत पथिक है और संध्या अटन है, ठीक है ना। सबसे पहले एकांत, तब उजाड़ हो जाता है, फिर पथिक वहाँ पर क्या करता है, संध्या अटन करता है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 31 का विकल्प बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे है प्रश्न संख्या 32 कि आधुनिक काल में पद के साथ किसका विकास हुआ। यानी कि आधुनिक काल में पद का तो विकास हुआ ही है, लेकिन पद के साथ साथ किसका और विकास माना जाता है, और इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। विकल्प ए कह रहे हैं गद्य का विकास हुआ, विकल्प बी तकनीक का, विकल्प सी समीक्षा, विकल्प डी संचार का। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि आधुनिक काल से पूर्व जितने भी काल थे सब में पद ही चल रहा था, लेकिन जब आधुनिक काल आया तो आधुनिक काल में पद का विकास तो हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ विकल्प ए गद्य का भी विकास हुआ। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प ए गद्य इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है कि हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है। यानी कि जब हिंदी में आलोचना की शुरुआत हुई तो आलोचना की शुरुआत किस काल से मानी जाती है। विकल्प ए कह रहे भक्त काल, विकल्प बी आदिकाल, विकल्प सी वीरगाथा काल और विकल्प डी आधुनिक काल। तो देखिए मित्रों, ये भक्ति काल में नहीं हुआ, आदिकाल में भी नहीं हुआ, वीरगाथा काल में नहीं हुआ, लेकिन विकल्प डी है ना, आधुनिक हिंदी की आलोचना का शुरुआत जो होता है, प्रश्न संख्या 33 का विकल्प डी आधुनिक काल इज राइट आंसर, है ना। आधुनिक काल से आलोचना होना शुरू हो गया, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 34 है कि निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमिलित करना है कि कौन सी रचना का प्रकाशन वर्ष कब है, ठीक है ना। तो बिल्कुल विकल्प ये देखिए प्रेम माधुरी, है ना। तो प्रेम में व्यक्ति क्या हो जाता है, माधुरी होता है, प्रेम मधुरी होता है ना, 75 में, है ना, 75 में, ठीक है ना। प्रेम माधुरी 75, पासे प्रेम पासे 75, 1875 में। एकांत योगी, अब एकांत में योगी अगर पहुंच जाएगा तो क्या करेगा, अच्छी सी सांस लेगा, 86, ठीक है ना। हिम तरंगड़ी की बात करते हैं, अगर हिम की तरंगड़ी किसी को मिल जाए तो दिमाग में रखिएगा, 48 में। निहार 30 में, सीधा में रखिएगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए सॉरी, तो बिल्कुल ए का तीसरा और 2 का पहला
जहाँ पर मिल जाए उस विकल्प को आप सही कर दीजिएगा। ए का तीसरा, 2 का पहला, इस हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल विकल्प सी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 35। जन्मकाल के आधार पर निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम में लिखना है कि सबसे पहले किस कवि का जन्म हुआ है, उसके बाद फिर। ठीक है ना, तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 को थोड़ा सा आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका जो सही अनुक्रम है विकल्प सी होगा। सबसे पहले भारत हरिश्चंद्र 1850 से 85, फिर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन और प्रताप नारायण मिश्र और अंत में जगमोहन। हमने बताया था भावद प्रताप जग अमराध नवनीत। ठीक है ना, तो भा से भारतेंद्र हरिश्चंद्र, बा से बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन, प्रताप से प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन, है ना। तो एकदम बिल्कुल क्रम से ही बताया था भावद प्रताप जग अमराध नवनीत, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 35 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 36 है कि हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है। अभी आपने देखा है जो पाठक होता है स्वच्छंद होता है, तो बिल्कुल पाठक फॉर श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 36 का विकल्प सी श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। ठीक है, प्रश्न संख्या 37 है कि नासकेतोपाख्यान के लेखक कौन है। नास कौन कर सकता है, हमने बताया था कि नास वही व्यक्ति कर सकता है जो थोड़ा सा पगल टाइप का हो। तो सदल को हम लोग पगल कहते थे, सदल पगल। ठीक है ना, तो बिल्कुल नासकेतोपाख्यान विकल्प डी सदल मिश्र इज राइट आंसर। सदा सुखलाल की बात करते हैं तो इनके द्वारा सुख सागर लिखा गया। लल्लू टाइप के लोग प्रेम करते हैं तो लल्लू फार, है ना, प्रेम सागर। इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी, इंसा रानी, है ना, रानी केतकी की कहानी। तो सब आपने देख लिया। प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल विकल्प डी सदल मिश्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 38 है कि इनमें कौन सा नाटक भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का नहीं है। विकल्प बता रहे हैं भारत दुर्दशा, बिल्कुल 1880 में, 80 में दुर्दशा हो जाती है। नील देवी एक सी है 1881 में, ध्यान में रखिएगा। प्रेम की जोगनी 1873 में शायद है। रणधीर प्रेम मोहनी की बात करते हैं, बिल्कुल रणधीर प्रेम मोहनी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की नाटक नहीं है, बल्कि अगर देखा जाए तो ये किसका है, ये नाटक इनके द्वारा नहीं लिखा गया है, ये लाला श्रीनिवास दास जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है ना, तो बिल्कुल रणधीर प्रेम मोहनी किसका, लाला श्रीनिवास दास। प्रश्न संख्या 38 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 सुख सागर की रचना किसने की है। अब देखिए सुख सागर, है ना, कहाँ पर होगा, सदा सुख सुख सागर, सदा सुख कहाँ, सुख सागर, तो सदा सुखलाल का सुख सागर है। सदल मिश्र का नासकेतोपाख्यान है। लल्लू लाल का प्रेम सागर है। इंसा रानी केतकी की कहानी। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 39 का विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 40। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा है। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि पंडित जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प बी जगन्नाथ दास इज राइट आंसर। ठीक है ना, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, इनको आपको बहुत तह में जाने की आवश्यकता नहीं है और इनको जकी नाम से भी जाना जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 41 है कि कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की। यानी कि खड़ी बोली के लिए सबसे पहले आंदोलन किसने किया था, आप इसको जान भी रहे हैं। विकल्प डी अधा प्रसाद खत्री इज राइट आंसर। ठीक है ना, इसे ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 41 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42 है कि जगत सताई सार कविता के रचयिता कौन है ना। विकल्प ए बताए नाथूराम, विकल्प बी देवीदत्त, विकल्प सी श्रीधर पाठक, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो जगत की सच्चाई का सार कौन जान सकता है। अब भाई देखो, जो बहुत बढ़िया से पाठक होगा, अच्छा पाठ पढ़ा हुआ होगा, सच्चाई और सार वही जान सकता है जो पाठक होगा। पाठक फॉर श्रीधर पाठक। ठीक है ना, तो बिल्कुल जगत सच्चाई सार कौन जानेगा, जो पाठक होगा, जो समाचार पढ़ता होगा, अच्छी पुस्तक पढ़ता है, भारत के बारे में पढ़ता होगा, तो जगत के बारे में पढ़ता होगा, वही जगत के सच्चाई सार जान सकता है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 42 का विकल्प सी श्रीधर पाठक इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है कि प्रयाग राम गमन के लेखक कौन है। अब प्रयाग से राम का गमन, है ना, कब हुआ, बिल्कुल, है ना, और प्रयाग से राम का गमन होगा, बालकृष्ण भट्ट है, प्रताप नारायण मिश्र है, प्रेमघन है और विकल्प डी है। देखिए, जब प्रयाग से राम का गमन हो रहा था तो बिल्कुल बड़ा प्रेम हो रहा था, बड़ा प्रेम घन होता है, प्रेम घन हुआ, है ना। कोई व्यक्ति जब आपके पास से जाने लगता है, दूर होने लगता है, तब उसका महत्व समझ में आता है और तब घना प्रेम होता है, इसे ध्यान में रखिएगा।
तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 43 का विकल्प सी प्रेम घन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 44 है कल कौतुक रूपक के लेखक हैं। अब कल कौतुक रूपक लेखक हैं विकल्प प्रेम घन, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट और विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कल कौतुक रूपक के लेखक विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर, है ना। देखिए कल कौतुक का रूप क्या है, बोले प्रताप ही है। कल कौतुक, कल काल में अगर देखा जाए किसी चीज़ का रूपक है तो भैया प्रताप ही है ना। अगर आपको अच्छा रूप दिखना है, संस्कार दिखाना है, धन दौलत संपदा कुछ दिखानी है, अच्छे रूपक दिखाना है तो प्रताप करो भैया, प्रताप इज राइट आंसर। कल कौतुक रूपक प्रताप है, प्रताप ही है, ठीक है ना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 44 का विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 45, 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया। यानी कि 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी विकास में योगदान दिया। काव्य सुधा, कल्पना, सरिका और विकल्प डी धर्मयुग। तो किसने योगदान दिया, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए, है ना, काव्य सुधा इज राइट आंसर। और काव्य सुधा की बात करते हैं तभी आपने देखा था 1868 में, किसका है, भारत हरिश्चंद्र जी का है। ट्रिक आपने देखा था कहबा, काव्य सुधा, हा फॉर हरिश्चंद्र मैगजीन और बा फॉर बाला बोधनी, 68, 73, 84, ठीक है, इनका समय है, ठीक है। चलिए तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प ए काव्य सुधा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 46 है निम्नलिखित में से 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार कौन थे। अब हिंदी के विकास के लिए हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई कौन लड़ सकता है, तो बिल्कुल जो राजा होगा और बिल्कुल सितारा हिंद होगा, तो बिल्कुल, है ना। प्रश्न संख्या 46 का विकल्प सी राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद इज राइट आंसर, है ना। खड़ी बोली के लिए लड़ाई लड़ सकता है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ सकता है जो राजा होगा और स्टार वाला होगा, स्टार फॉर सितारे वाला, ठीक है। बिल्कुल प्रश्न संख्या 46 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47 है कि हिंदी नई चाल में ढली ये घोषणा किसने की है। फिर देखिए वही प्रश्न आ गया, विकल्प ए भारत हरिश्चंद्र जी ने। कब किया, 1873 में किया। कहाँ किया, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है कालचक्र, तो कालचक्र में इन्होंने किया था, ठीक है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, कई बार देखिए घुमा फिरा कर आया, लगभग 4 या 5 बार हो चुका है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि 47-48 प्रश्न पूछे गए और 47-48 प्रश्न में 5 प्रश्न तो यहीं से आ गया है, ठीक है ना। चलिए तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ये भारत हरिश्चंद्र इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 है कि हिंदी नई चाल में ढली। देखिए फिर यह कथन आ गया घुमा फिरा करके, है ना। तो बिल्कुल नई चाल में ढली किसका है, प्रताप नारायण मिश्र, भारत हरिश्चंद्र। तो बिल्कुल आप विकल्प पढ़े ही ना, बिल्कुल आपको पता ही हो गया 1873 ईस्वी में, है ना। कालचक्र में किसने कहा, भारत हरिश्चंद्र जी ने कहा। तो प्रश्न संख्या 48 का विकल्प डी भारत हरिश्चंद्र राइट आंसर। देखिए 6ठी बार हो गया, है ना। तो इसके महत्व को आप समझ सकते हैं। इसलिए जरूरी होता है कि आपको जो विगत वर्ष के प्रश्न हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 49 है कि बगियान बसंत बसेरो कियो बसिए ते त्याग तपाए ना, दिन काम कुतूहल के जो बने तीन बीच वियोग बुलाइए ना, है ना। ये पंक्तियाँ किसकी हैं, बड़ी सुंदर पंक्ति है कि बगियान, अगर बागों में कौन बसंत बसेरा किया है तो भैया क्या करो, है ना। तो आप भारत से किसी को भगाइए नहीं, क्या करिए, भारत से भगाइए नहीं। बिल्कुल बात यहाँ पे प्रश्न संख्या 49 की हो रही है कि बगियान में बसेरा किया है ना, और बसाया है तही त्यागी, जो बागों में बसेरा करता है वो बस गया है व्यक्ति, तो उस बाग से उसका जो प्रेम होगा बड़ा घना हो जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल किसका है, बा से बगियान, बाग से बसेरा, बा से बसंत, तो बा से बदरी, ऐसे मिला दीजिएगा। बगियान बसंत बसेरो किए बसिए ते ही, है ना, बद्रीनाथ चढ़ौदी प्रेम घन, है ना। जो व्यक्ति बाग में रह रहा है, वहाँ पर बसेरा कर लिया, वहाँ पे रह रहा है, उसको वहाँ से अगर आप हटाओगे तो निश्चित रूप से उसका घना प्रेम है, बस घना प्रेम। और ये भी क्लू आपका है बा बा बा, बा से बगियान, बा से बदरी, ठीक है। ऐसे कुछ छोटे मोटे क्लू आप बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमेशा के लिए वो पंक्ति याद हो जाएगी, और जैसे परीक्षा में आपको दिखाई देगा आप सही विकल्प आसानी से चूज कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प बी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन हैं।
है ना। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। विकल्प लल्लू लाल है, लल्लू लाल का प्रेम सागर। विकल्प बी भारतेंद्र चंद है। विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट, भट्ट से हिंदी प्रदीप, राजा से प्रसाद सितारे हिंद हैं। तो बिल्कुल आपने सही समझा कि हिंदी साहित्य में अगर सूर्योदय करने वाले कोई साहित्यकार हैं तो भारत का हिंदू जो है वही होगा। बिल्कुल विकल्प बी भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी राइट आंसर। तो मित्रों, इस प्रकार से आज के इस प्रश्नोत्तरी के जो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं और इसके अंदर जो टेक्निकल चीज़ें हैं उसे भी आप ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। मेरे द्वारा ये जो किया जा रहा प्रयास आपको कितना कारगर साबित हो रहा है, कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। और वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सा भी लाभ पहुंचा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।